एलपी इनटेक के पेपर को देखते हुए हमने आपके लिए पिछले सालों के पेपर की सीरीज को स्टार्ट किया, क्योंकि पिछले साल के पेपर से ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए आपका एलपी का पेपर लगने वाला जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है 25 नवंबर से। किस शहर में आपका सेंटर गया, किस तारीख को आपका पेपर पढ़ा है, इन सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसके बाद दिसंबर में देखिए आपका टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है। तुम्हें अंतिम समय में आपको ढेर सारे प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को तैयार करके चलना है। ये हमारा एलपी एंड टेक सीरीज का 15वां वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 14 वीडियो कराए हैं, जिन्हें आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसके उसमें प्रभाव में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए। देखिए धारा का उसमें प्रभाव या फिर जूल का उसमें प्रभाव क्या कहता है, H बराबर I स्क्वायर RT ये फार्मूला होता है, जहां पर H क्या है, हीट मतलब कि उष्मा होती है। I क्या है, यहां पर चालक में बहने वाली धारा है। R क्या है, चालक का प्रतिरोध है। और T क्या है, यहां पर जितनी देर धारा बह रही है ये उसका समय है। तो यहां पर उष्मा डिपेंड कर रही है धारा पर, प्रतिरोध पर और समय पर। कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उष्मा का संबंध डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू है प्रतिरोध के। तो प्रतिरोध को आधा करेंगे तो उसमें प्रभाव भी, उष्मा भी आपकी आधा ही हो जाएगी। तो सही होगा ऑप्शन नंबर पहला। अगर आपने समय को आधा किया तब भी उसमें प्रभाव जो है आधा हो जाएगा। लेकिन धारा में आपको ध्यान रखना, क्योंकि धारा में स्क्वायर का संबंध होता है। अगर आपने धारा को आधा किया तो उसका उसमें प्रभाव जो होगा वो 1/4 से कम हो जाएगा। अगर आपने धारा को डबल किया तो उसमें प्रभाव या फिर उष्मा 4 गुना से बढ़ जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सही होगा इसका ऑप्शन नंबर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको बताना है। देखिए फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बनेगा 2, 8, 5। मतलब कि फास्फोरस में 3 आपके कोष होंगे और आखिरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो आखिरी कक्ष होता है उसके इलेक्ट्रॉन ही आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही होगा। और ये आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करते हैं कि किसी परमाणु की कितनी वैलेंसी या फिर संयोजकता होगी। या तो फास्फोरस 5 अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दें तो इसकी संयोजकता 5 भी होती है, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अष्टक के नियम का पालन करेगा तो फास्फोरस की संयोजकता 5 और 3 दोनों होती है। अगर आपको और किसी तरह से याद रखना है तो आपको मालूम है फास्फोरस जो है हमारे किस वर्ग के अंतर्गत आता है, 5वें वर्ग में आता है। जिसमें आपके तत्व कौन कौन से आते हैं, हमने आपको याद कराया था कि निपोलियस का सब बिक गया, ये 5वें वर्ग के तत्व हैं जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इन 5 तत्वों की भी 5 होती है और इनकी वैलेंसी भी 5 और 3 होती है। मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मत, ये 5 तत्व जो आपके हैं ये 5वें वर्ग में आते हैं। इसलिए इनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 5 होती है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक आपको सूत्र दिया गया है C6H14, ये किस हाइड्रोकार्बन का सूत्र है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। देखिए एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, ये आपका एल्केन का फार्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पर कार्बन की संख्या अगर 6 रखेंगे, क्योंकि 6 यहाँ पर कार्बन आपसे पूछा है, तो कार्बन अगर आप यहाँ पर 6 रखेंगे तो हाइड्रोजन इसके डबल से 2 ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि 6 दूनी 12, 2 14। इसका मतलब ये आपका C6H14 जो है आपका एल्केन की श्रेणी में आएगा। लेकिन कौन सा एल्केन है ये डिसाइड करेगा कार्बन की संख्या। अगर यहाँ पर कार्बन 1 होते हैं तो इसमें आपका मेथेन बनता। अगर कार्बन 2 होते हैं तो एथेन बनता है। कार्बन 3 होते हैं तो प्रोपेन बनता है। कार्बन 4 अगर होते हैं तो ब्यूटेन बनता है। कार्बन 5 होते हैं तो पेंटेन बनता है। और कार्बन 6 है ना तो आपका हेक्सेन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा वाला। समझ गए। तो कार्बन की संख्या ही डिसाइड करती है कि कितने हाइड्रोजन होंगे। और अगर कार्बन 1 है तो इसमें मेथेन बनेगा। इसी फार्मूले पर कार्बन मतलब 1 रखेंगे तो CH4 जो है ये मेथेन का फार्मूला हो गया। एथेन का क्या होगा, C2H6 हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे आपको एल्केन्स के फार्मूले जो हैं वो निकाल लेने होते हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अब देखिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से वो कौन सी धातु है जो आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित करती है, ये आपको बताना है। तो देखिए कोई चीज़ कैसे विस्थापित करेगी,
इन सब को देखने के लिए आपको धातुओं की सक्रियता श्रेणी को याद करना पड़ेगा। देखिए धातुओं की सक्रियता श्रेणी की ये सीरीज है, इसे आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ऊपर के जो धातुएं हैं ये सबसे अधिक अपक्रियाशील हैं, जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। ये सारी धातुएं जो होती हैं वो अत्यधिक अपक्रियाशील होती हैं, और जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं धातुओं की जो अपक्रियाशीलता है वो घटती जा रही है। तो देखिए आपसे पूछा गया था कि आयरन क्लोराइड से आयरन को कौन अलग कर सकता है, तो आयरन देखिए यहाँ पर है, तो इसके ऊपर की जो धातुएं होंगी वो इससे ज़्यादा अपक्रियाशील हैं, तो इसके ऊपर की जो धातुएं होंगी वही आयरन को आयरन क्लोराइड से अलग कर सकती हैं। तो ऑप्शन में देखिए आपके जिंक लिखा मिल रहा है ना, तो जिंक इसके ऊपर है, क्योंकि जिंक इससे ज़्यादा अपक्रियाशील है तो आयरन को ये हटा सकता है रिएक्शन में से। अगर इसके नीचे की होंगे तो आयरन उनसे ज़्यादा अपक्रियाशील है, तो वो नहीं छोड़ेगा क्लोराइड को, क्योंकि लेड हो गया, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, ये सभी धातुएं जो हैं वो लोहे से कम अपक्रियाशील हैं। तो इसलिए नीचे की धातुएं आयरन से क्लोराइड को नहीं छुड़ा पाएंगी, अलग नहीं कर पाएंगी, लेकिन ऊपर की जो धातुएं हैं वो क्लोराइड से फेरस को अलग कर देंगी। इन्हें याद करने के लिए एक ट्रिक है, आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। धातुओं की सक्रियता श्रेणी आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए के लिखा गया है ना, तो इसे लिख लीजिए काशी, काशी। ना से हो जाएगा नाथ, काशीनाथ, का मंगरू, ठीक है, काशीनाथ का मंगरू। एल से हो जाएगा आपका आलू, आलू। जेडन से हो जाएगा जीरा। एफी से आपका हो जाएगा फीका, पीबी से हो जाएगा पकाता, और एस से हो जाएगा है। मतलब कि काशीनाथ का मंगरू आलू जीरा फीका पकाता है। तो यहां तक आपने याद कर लिया, हाइड्रोजन तक, ठीक है। ऊपर की सक्रियता श्रेणी का काशीनाथ का मंगरू आलू जीरा फीका पकाता है। अब नीचे वाले को इसी मिटाना पड़ेगा। अब नीचे देखिए आपके 4 तत्व बचते हैं, तो हो गया काशीनाथ का मंगरू आलू जीरा फीका पकाता है। अब यहां पर सीयू जो होगा मतलब कि कौन है जी, आगे आओ, समझ गए। अब यहां पर नीचे वाले जो हैं कापर को लिखा गया कौन, एच जी मतलब मरकरी, मतलब है जी आगे आओ, कौन है जी आगे आओ। तो ठीक है, ये ट्रिक है, इसे याद कर लेंगे तो एग्जाम में आप जो है धातुओं की सक्रियता श्रेणी से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप गलत करके नहीं आएंगे। तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मतलब कि जस्ता जो है वो आयरन क्लोराइड अगर आपका ये हो गया तो जस्ता यहाँ पर अगर हमने लिखा तो जस्ता क्या करेगा, अपना जो है यहाँ पर क्रिया कर लेगा, ZnCl2 बना लेगा और फेरस को यहाँ पर अलग कर देगा, क्योंकि जिंक जो है इससे ज़्यादा अपक्रियाशील है धातुओं की सक्रियता श्रेणी में। इसलिए मैंने आपको यह सक्रियता श्रेणी जो है इसको याद करने की एक ट्रिक बता दी है, जो अगर आप लोग 2-3 बार इसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सही करके आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोल है जो सबसे ज़्यादा अम्लीय है। ये 5वां नंबर क्वेश्चन होगा। तो हमने देखिए आपकी पीएच के लिए पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर के 14 तक होती है पीएच की वैल्यू, जहाँ पर 7 क्या होता है न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है, और 0 से लेकर के 6.999 तक आपके एसिडिक चीज़ें रखी जाती हैं, और 7 के बाद 7.1 से लेकर के 14 तक आपकी इसमें बेसिक जो वस्तुएं होती हैं उनकी पीएच वैल्यू आपकी होती हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा अम्लीय की बात करेगा तो जिसकी पीएच वैल्यू 0 होगी वही तो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। तो सही होगा ऑप्शन नंबर पहला, समझ गए। तो पीएच 0 भी होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कुछ सामग्रियों को जो यहाँ पर लिखी गई हैं पीएच स्केल पर। अगर पीएच 0 किसका होता है, पीएच 0 होता है बैटरी का एसिड का, मतलब कि H2 आपका SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, यही आपका बैटरी में डाला जाता है और इसका पीएच जो है वो 0 माना गया है, हाईली एसिडिक आपका होता है। इसके बाद देखिए स्टमक एसिड में आपका HCl आता है जिसका पीएच 0 भी माना गया है और 1 भी माना गया है। तो एग्जाम में अगर H2SO4 ना मिले 0 वाला तो HCl को सही करिएगा। इसके बाद 2 होता है लेमन जूस मतलब कि नींबू का, सिरके का 3 होता है, टमाटो जूस का 4 होता है, कॉफ़ी का 5 होता है, मिल्क का 6 होता है, और प्योर वाटर ये न्यूट्रल होता है मतलब कि 7 हो गया। और इसके बाद देखिए ब्लड आपका 8, बेकिंग सोडा 9, 10 में आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके बाद जितने हैं आपके सारे बेसिक होंगे, और हाईली बेसिक की बात करेंगे तो NaOH जो होता है आपका
वो स्ट्रांग बेस होता है जिसका पीएच जो होता है 14 होता है। तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा इसे एक बार देख लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी याद करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों का परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच में कितनी भिन्नता होती है, ये आपको बताना है। तो समजातीय श्रृंखला लेनी है आपको, तो समजाति में हम लोग एल्केन को ले लेते हैं, या तो एल्केन को ले लीजिए, एक ही जाति के सारे लेने हैं, या तो एल्कीन को ले लीजिए या एल्काइन को ले लीजिए। तो एक ही जाति के लेने हैं तो हमने एल्केन को आपको समझाने के लिए लिया है। तो सबसे पहले हम अगर मीथेन को लेते हैं तो अगर आप इसके देखेंगे परमाणु द्रव्यमान तो कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है एक होता है, तो 4 के हो जाएंगे 4। तो मीथेन का निकल के आ गया परमाणु द्रव्यमान 16। अगर नेक्स्ट की बात करेंगे अनुवर्ती सदस्य, मतलब कि एक अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं तो बनेगा C2H6। ठीक है, फार्मूला मैंने आपको बताया ना एल्केन के CnH2n+2 होता है ना, तो C की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो एल्केन के आपके अनुवर्ती सदस्य आपको मिलते जाएंगे। अब इसका निकाल लीजिए कि परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो एक कार्बन का 12 होता है तो 2 कार्बन का 24 हो जाएगा। 6 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 6 हाइड्रोजन के 6 हो गए, मतलब कि 30 आ गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए, एक और देख लेते हैं हम लोग C3, तो 2 गुने से 2 करिए ज़्यादा, 3 दूना 6 दूनी 8 हो जाएगा। कार्बन मतलब कि 3 गुना करिए तो 12 3 36 और 36 8 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो आप देखिए कि समजातीय श्रृंखला हमने ली है और अनुवर्ती सदस्य भी हमने 3 ले लिए, 1 2 3। तो इनके बीच में कितना अंतर आ रहा है, 16 से 30 को घटाई, मतलब 30 से अगर 16 घटाएंगे तो अंतर आपको 14 का मिलेगा। नेक्स्ट में देख लीजिए 30 से 44 जो है आपका ये 14 से आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखिए अगर आप यहाँ पर प्रोपेन भी लेंगे, इसमें 2 गुना करिए 8 2 10, तो ये आपका 14 से और आगे बढ़ेगा, यहाँ पर 58 आ जाएगा। तो हर जो श्रृंखला है उसमें आपको 14 का अंतर मिलेगा, तो सही होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। अगर आपसे इस तरह से नहीं पूछता है तो आप यहाँ पर याद कर सकते हैं कि ये CH2 से वृद्धि होती है, मतलब कि एक कार्बन बढ़ेगा तो 2 आपके हाइड्रोजन बढ़ेंगे, उस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा। संख्या नहीं देगा तो CH2 देगा, सही होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है पार्थेनोग्राफी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है, ये आपको बताना है। तो चलिए एक बार करने का प्रयास करिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। सही ऑप्शन होगा निषेचन के बिना फलों का विकास जो होता है उसी कहते हैं पार्थेनोग्राफी। इसमें फल कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका केला हो गया, इसमें भी आपका निषेचन क्रिया नहीं होती है, मतलब कि फर्टाइजेशन क्रिया नहीं होती और फलों का विकास हो जाता है। अनानास हो गया, ककड़ी हो गई, टमाटर हो गए, आपके संतरे हो गए, अंगूर हो गए। तो इन सब पौधों में निषेचन के बिना ही फलों का विकास हो जाता है और पार्थेनोग्राफी को एक और नाम से जाना जाता है, इसे क्या कहा जाता है, कुंवारी फल भी कहा जाता है। कुंवारी फल मतलब निषेचन क्रिया हुई नहीं और फल आ गया, इसलिए पार्थेनोग्राफी को कुंवारी फल भी कहा जाता है और ये अलैंगिक प्रजनन का एक स्वरूप है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर इसका दूसरा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बहुकोशिकीय जीव कौन सा है, इसमें से आपको पहचानना है। तो बहुकोशिकीय कौन सा होगा, देखिए एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय और आपका अकोशिकीय भी जीव होते हैं। तो यहाँ पर बहुकोशिकीय पूछा है जिसमें बहुत सी कोशिका होंगी, तो सही होगा एगेरिकस। एगेरिकस जो है एक कवक है और कवक जो आपके आते हैं वो बहुकोशिकीय में आते हैं, मतलब कि ये खाने वाला भी कवक है, इसको हम लोग सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम, साइनोबैक्टीरिया हो गया, आपका अमीबा कह सकते हैं आप, ये सभी आपके एक कोशिकी में आते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी एक कोशिका से इनका निर्माण होता है। समझ गए। तो जैसे आपके जीवाणु हो गए उसमें भी आपकी एक कोशिका होती है, युग्लिना हो गई, इन्हें आप लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। समझ गए। तो अगर हम बात करेंगे कि किस्में जो हैं वो बहुकोशिकीय होती हैं, तो बहुकोशिकीय में आपके पौधे जो होते हैं, मनुष्य आपके हो गए, ये सभी आपके जंतु, इन सब में बहुकोशिका होती हैं। कवक, शैवाल, पक्षी, इन सब में आपकी बहुकोशिकाएं होती हैं। और विषाणु जो होता है ना, इससे भी याद रखिएगा, विषाणु में एक कोशिका भी नहीं होती, बहुकोशिका भी नहीं होती, कोई कोशिका नहीं होती है, अकोशिकीय में आता है विषाणु, याद रखिएगा। तो अकोशिकीय में विषाणु आता है। माइक्रोप्लाज्मा, पैरामीशियम, अमीबा, साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय में आते हैं।
एगेरिकस, जितने भी आपके और पौधे हो गए, जंतु कवक, ये सारे आपके बहुकोशिकी में आते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट करके पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के द्वारा ऊपर से लगाया गया बल जो है ये क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ये 9वां क्वेश्चन है आज का। तो पानी के द्वारा ऊपर की ओर जो बल लगाया जाता है उसे कहते हैं उत्प्लावक बल। सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। और इस सिद्धांत को दिया था आर्किमिडीज ने। उन्होंने क्या बताया था कि जब कोई ठोस वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ आपकी कमी प्रतीत होती है, और भार में जो आभासी कमी होती है वो द्रव के द्वारा हटाए गए वस्तु के ऊपर की ओर जो बल लगाया जाता है, जो आपसे पूछा गया उत्प्लावक बल, उसके कारण होती है। और सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। इस सिद्धांत को, उत्प्लावक बल के सिद्धांत को किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम के आइसोटोप का उपयोग पहचान करनी है आपको। देखिए वो आइसोटोप आपसे पूछ भी लेता है, यूरेनियम कितना होता है, U92 238 होता है, और इसका जो समस्थानिक होता है U92 235 वाला, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं यूरेनियम के इस आइसोटोप का 235 वाले का। तो 235 याद भी कर लीजिएगा। अभी तो ईंधन पूछ लिया है, बाद में आपसे नाम भी पूछ लेता इस आइसोटोप का। तो सही होगा ऑप्शन नंबर पहला। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की गूंज जो है वो कितनी देर तक कायम रहती है, ये आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे प्रतिध्वनि ही पूछा जाता है और ऐसे भी आपसे पूछा जाता है। तो मस्तिष्क में 1/10 सेकंड के लिए जो है कोई भी ध्वनि आपके दिमाग में रहती है तो 1/10 को 0.1 सेकंड आप कह सकते हैं। ठीक है, तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन है अवतल दर्पण से पूछा जा रहा है, अवतल दर्पण में जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर होता है तो छवि कैसी बनेगी, ये आपको बतानी है। तो जब वस्तु आपकी अनंत पर है, मान लीजिए ये आपकी अवतल दर्पण हो गया, तो अनंत पर अगर कोई वस्तु है तो उसका जो बनती है छवि वो फोकस में आकर के बनती है, याद रखिएगा। तो कहां पर लिखा गया है, केंद्र पर बनेगी, वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी और अत्यधिक छोटी बनेगी बिंदु के रूप में। तो अवतल दर्पण का काम ही होता है जो उसके प्रतिबिंब बनते हैं वो उल्टे तो बनते ही हैं, वास्तविक बनते हैं, क्योंकि दर्पण के इस साइड बन रहे हैं तो वास्तविक बनेंगे, दर्पण के पीछे बनते हैं तो अवास्तविक बनते हैं, मतलब काल्पनिक बनते हैं। तो अवतल दर्पण का लक्षण होता है उल्टा प्रतिबिंब बनाना, और वास्तविक छोटा इसलिए बनता है क्योंकि अनंत से आकर के फोकस में केंद्रित हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला सही होगा, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है, ये आपको बताना है। ये 13 नंबर क्वेश्चन होगा। तो H2O देखिए फार्मूला होता है पानी का। अगर इसके द्रव्यमान की बात करेंगे तो पहले आपसे हाइड्रोजन का पूछा है, फिर आपसे ऑक्सीजन का पूछा है ना। तो हाइड्रोजन के एक का 1 होता है, 2 यहाँ पर हाइड्रोजन है तो 2 रख लीजिए। ऑक्सीजन का देखिए परमाणु क्रमांक होता है 8 और द्रव्यमान होता है 16। तो अगर इनका अनुपात करेंगे तो 1 और 8 का अनुपात आ जाएगा, तो सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा। कमेंट बॉक्स में आप लोग अमोनिया का बताइएगा। इसमें आप लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जो द्रव्यमान का अनुपात है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा। देखते हैं कितने लोग जो हैं सही कर पाते हैं। अमोनिया का द्रव्यमान का अनुपात ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक मैंने आपको बता दिया है, द्रव्यमान संख्या लेकर के जितने संख्या उसमें रखी गई हैं, अगर 2 लगा है तो डबल कर दिए, 3 लगाए तो 3 गुना करके आप निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, 10 kg वजन वाले सूटकेस को उठा करके एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। तो इसने साफ साफ बता दिया है कि व्यक्ति जो है आपका ये खड़ा है प्लेटफार्म पर, चल नहीं रहा है, चलेगा तो विस्थापन हो जाएगा। फार्मूला होता है कार्य का F×S। अगर विस्थापन ही नहीं हो रहा है, सिर्फ ये खड़ा ही है, तो कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो विस्थापन तो होना ही चाहिए, नहीं तो कार्य जो है वो 0 हो जाएगा। सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और आपको ध्यान होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी क्वेश्चनों में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है कि 4वीं शताब्दी की शुरुआत में
गुप्तों ने मतलब कि गुप्त वंश ने एक छोटा से साम्राज्य जो है वो कहाँ पर भी स्थापित कर लिया था, ये आपको बताना है। तो एक गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और इसमें अगर महान सम्राट की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त आपका द्वितीय जो थे वो महान सम्राटों में गिने जाते हैं। अगर हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की तो गुप्त जो आपका वंश था उसका केंद्र बिंदु माने तो इलाहाबाद कौशाम्बी इसका केंद्र बिंदु था और एमपी के उज्जैन में भी था। लेकिन अगर विस्तार की बात करेंगे और इसने एक छोटा से साम्राज्य बात किया है कि चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों का एक छोटा से साम्राज्य, देखिए ये पूरा गुप्त वंश है, यहाँ पर देख सकते हैं गुप्त एम्पायर। और इनका देखिए शासन जो है वो जो आपको हल्के लाल रंग से दिख रहा है, इनका शासन ये देखिए कच्छ के रण से लेकर के यहाँ बोध गया मगध तक था। तो अगर चौथी शताब्दी की बात करेंगे तो मगध भी इनके साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? एक छोटा से साम्राज्य जो है मगध आपका बिहार का क्षेत्र जो है उसमें आपका आता है। तो यहाँ तक आपका गुप्त एम्पायर जो है वो फैल गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में थुम्बा किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 16 हो जाएगा। तो केरल के थुम्बा फेमस है आपका, यहाँ पर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, समझ गए। और पहले इसका नाम क्या था? TERLS, मतलब कि इसका फुल फॉर्म था थुम्बा इलेक्ट्रोलियर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ठीक है, अभी इसका नाम जो है चेंज करके क्या कर दिया गया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया, जो आपका थुम्बा और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है ना, तो वहीं पर ही आपका लॉन्चिंग स्टेशन है। अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ पर से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं तो सबसे पहले केरल के थुम्बा में ही बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1962 में ये बनाया गया था। और इसके बाद फिर आपके नेक्स्ट देखिए सतीश धवन का बनाया गया, श्रीहरिकोटा बनाया गया सतीश धवन में। नेक्स्ट आपका ये दूसरा हो गया लॉन्चिंग पैड। तीसरे की बात करेंगे तो उड़ीसा में आपका है, उड़ीसा में है नाम से आपके APJ अब्दुल कलाम के नाम से लॉन्चिंग पैड बनाया गया है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर एक लॉन्चिंग स्टेशन है और पहला लॉन्चिंग स्टेशन है और इसरो के द्वारा ये आपका संचालित किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है 20 ओम के 3 प्रतिरोध जो हैं समांतर रूप से एक दूसरे के साथ में जोड़े गए हैं, फिर इस संयोजन को 10 ओम के साथ में प्रतिरोध के साथ में जोड़ा गया है। तो समतुल्य प्रतिरोध आपको बताना है। लेकिन ध्यान है आपको ये देना है कि इंग्लिश में इसने 2 लिखा हुआ है और हिंदी में ये 3 लिख रहा है। तो जब भी ऐसी भाषा में आपको हमेशा दिक्कत हो तो आपको इंग्लिश वाली भाषा चूज करनी, ये रेलवे कहता है, क्योंकि ट्रांसलेट करने में रेलवे से गलतियां होती हैं और बाद में चाहे तो रेलवे इस प्रश्न को हटा भी सकता है, नहीं तो ये कहता ही है कि हम हिंदी को मान करके चलेंगे। तो आपको 2 आइडेंटिकल रजिस्टर मतलब कि 2 आपको प्रतिरोध यहाँ पर लेके चलने हैं समांतर क्रम में। तो मान लीजिए हम थोड़ा से चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये आपका एक प्रतिरोध जो हो गया, ये हो गया और समांतर क्रम में इस प्रकार से हमको जोड़ना है। ठीक है, एक हो, ये 2 ये हो गए। फिर इसके बाद में एक जो आपसे कह रहा है यहाँ पर हो गया, तो ये कह रहा है कि एक जो है 20 ओम का है और 2 आपको लेने हैं इंग्लिश के अनुसार, और तीसरा जो है 10 ओम का लेना है। तो पहले 2 को निकाल लेते हैं हम लोग, पैरेलल वालों को। पैरेलल निकालने के लिए 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2, मतलब कि 1/20 और 1/20। 1/r बराबर आ जाएगा 2/20 और r बराबर आ जाएगा 10। उलट करके करेंगे तो r बराबर 10 आ जाएगा। और फिर आपको समांतर के बाद श्रेणी में जोड़ना है, क्योंकि ये दोनों जुड़ करके 1 हो जाएंगे, तो फिर तो अपने आप ही सीरीज में वो जुड़ जाएंगे। तो 10 और 10 फिर जोड़ेंगे तो सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो समतुल्य प्रतिरोध जो आ जाएगा वो 20 ओम का आ जाएगा। तो सही होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, समझ गए। लेकिन रेलवे ने ऊपर भी गलती की है और नीचे भी गलती कर दी है। 30 को सही कर दिया है, जबकि 30 तो निकलेगा ही नहीं, निकलेगा आपको चौथा वाला ऑप्शन 20 ओम निकलेगा। इसी को आप लोग सही करके चलिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया आपको बतानी है जिसमें अम्ल और छाल मिल करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है बहुत बार। अगर हम किसी अम्ल की बात करते हैं तो HCl ले लीजिए, किसी क्षार की बात करते हैं तो सबसे सिंपल NaOH ले लीजिए। देख लीजिए कि क्या बन रहा है, लवण के लिए बन रहा है ना, तो सॉल्ट बनेगा आपका NaCl।
और पानी आपका बन जाएगा। तो यही रिएक्शन आपकी कौन सी रिएक्शन कराती है? उदासीनीकरण रिएक्शन कहलाती है, जिसमें आपका साल्ट और वाटर बने एसिड और बेस की क्रिया कराने पर वो क्रिया आपकी न्यूट्रल रिएक्शन कहलाती है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। तो कुछ क्वेश्चन कठिन मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपके सरल मिलेंगे, इसी पर आपको ध्यान देना है कि सरल में आपको गलती नहीं करनी है। उभयधर्मी फूल कौन सा है ये आपको बताने हैं। तो फूल आपके देखिए एक लिंगी होते हैं और द्विलिंगी मतलब कि उभयलिंगी भी होते हैं। जो एक लिंगी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो पर परागण द्वारा अपना काम चलाते हैं। मतलब कहीं से अगर कीट ने परागण डाल दिया, कहीं से हवा से आ गई, मनुष्यों द्वारा हो गया, जानवरों द्वारा हो गया, या फिर आपका पक्षियों द्वारा हो गया, तो इन सब से जो होते हैं एक लिंगी फूल काम चलाते हैं। लेकिन जो उभयलिंगी होते हैं, जिनमें नर और मादा दोनों होते हैं, वे आपके स्वपरागण से भी जो है नया फूल उत्पन्न कर देते हैं। तो उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी वाला आपका इसमें सरसों होता है। समझ गए? ये आपको याद करके चलने पड़ते हैं। कुछ आप लोग याद कर लीजिएगा, जैसे आपका सरसों हो गया, टमाटर हो गया। सरसों तो बहुत पूछा जाता है, टमाटर। बैगन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बैगन कैसा है, तो बैगन भी आपका उभयलिंगी में आता है। आम हो गया, सूरजमुखी हो गए, ये सभी आपके उभयलिंगी में आते हैं। मतलब इनमें नर और मादा दोनों आपके होते हैं। ठीक है। और आपका खीरा, तरबूज, पपीता जो हो गए, ये एक लिंगी में आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसमें जो आपकी रिएक्शन होती है वो क्रॉस परागण से ही आपके नेक्स्ट फूल जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। ठीक है। तो ये हमारी मुखच्छ हो गया, फोकस हो गया। ये वक्रता केंद्र इसका डबल में हो गया। वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। लेकिन कैसा बनता है? उल्टा बनता है, याद रखिएगा। तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, कैसा बनेगा? बराबर बनेगा, उसी साइज का मतलब कि, लेकिन उल्टा बनेगा। इस साइड बन रहा है तो वास्तविक बनेगा। मैंने अवतल दर्पण की आपको पहचान बताई थी कि उल्टा और वास्तविक तो बनता ही बनता है जब तक आप फोकस तक वस्तु को रखेंगे। फोकस के अंदर आप वस्तु को लाएंगे तो फिर वो आपका काल्पनिक हो जाएगा, क्योंकि दर्पण के उस पार बनना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही होगा। और अनंत पर रखेंगे तो फोकस से बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अभी इसमें भी मुझे लग रहा है कि आंसर इसने गलत लगाया। आंसर होगा वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसमें भी सुधार करिएगा। बहुत से लोग पेपर करा रहे हैं एएलपी एंड टेक्नीशियन के, लेकिन जो आंसर लगे हुए हैं रेलवे के उसी को वो सही मानकर चल रहे हैं, जबकि रेलवे से भी गलतियां होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही करना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। एक सर्किट में एक वस्तु के दूसरे बिंदु तक 2 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। ये दो बिंदुओं के मध्य में विभवांतर जो है 5 वोल्ट का हो तो किए गए कार्य की आपको गणना करनी है। तो कोई फार्मूला होता है क्या? आवेश का मतलब कि Q, और यहाँ पर विभवांतर मतलब कि V, और W के बीच में कोई रिलेशन होता है क्या? तो यहाँ पर रिलेशन होता है V बराबर W/Q, ये रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन कैसे आया है? इसमें आपको देखिए याद रखना है, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग विभव या फिर विभवांतर कहते हैं। तो इससे ही आपका फार्मूला आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को रख लेते हैं। पूछा क्या गया कार्य, तो W को इधर रखिए, तो W बराबर हो जाएगा V × Q। तो V आपको दिया गया है 5 और Q आपको दिया गया है 2 कूलाम का, तो कार्य निकल कर आ जाएगा 10 जूल। तो फार्मूला सरल है, नोट डाउन करके कहीं पर लिख लीजिएगा। आंसर हो जाएगा इसका 10 जूल का। ठीक है। जितने भी फार्मूले मिलते जाएं उनको लिखते जाइए। एग्जाम आने से पहले एक बार आपको रिवीजन करके इन सबको जाना है। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चुनाव करना है। ठीक है। पूछा जा रहा है इथेनॉल का क्या करने पर विकृतीकरण हो जाता है। ये आज का हमारा 22 नंबर क्वेश्चन होगा। तो इथेनॉल मतलब कि इथेनॉल का फार्मूला क्या होगा, C2H5OH हो जाएगा। तो मतलब कि ये आपसे एल्कोहल को विकृत करने के लिए पूछ रहा है। तो एल्कोहल को अगर आप विकृत कर रहे हैं मतलब कि इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बना रहे हैं। मतलब कि अगर हम एल्कोहल का प्रयोग अन्य रूप में कर रहे हैं, अन्य रूप मतलब कि ईंधन के रूप में कर रहे हैं, तो अगर हम ईंधन के रूप में कर रहे हैं और लोगों को पता चल गया कि एल्कोहल ईंधन के रूप में हमने प्रयोग किए हैं,
तो ईंधन वाली एल्कोहल ही पीना स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब पीने वाली एल्कोहल है वो तो सिंपल हो गई, लेकिन जब हमको कोई चीज़ बनानी है तो हम उसे विकृतित करते हैं, मतलब कुछ इसमें मिला देते हैं। मिलाने के लिए जो है एल्कोहल में मिथनॉल ही मिला दी जाती है, मिथनॉल मिला करके विकृत कर देते हैं, मतलब अलग कर देते हैं, ताकि लोग पिए नहीं इसको। सिर्फ जो यूज में हम ले रहे हैं बेंजीन मिला दीजिए, कॉपर सल्फेट मिला देते हैं इसमें, तो इसके कार्य जो हैं अलग अलग हो जाते हैं। पायरिडीन मिला देते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में भी कर लेते हैं, इत्र बनाने में भी कर लेते हैं, दवाइयाँ बनाने में भी कर लेते हैं। तो इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बना करके इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पता कर लेते हैं और इसे अन्य चीज़ें बना लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही है। बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब कि परमाणु क्रमांक तो बढ़ना चाहिए। लिखा गया है हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, हाइड्रोजन का होता है 1। इसका मतलब कि हम बाईं ओर से दाईं ओर नहीं जा रहे हैं, दाईं ओर से बाईं ओर आ रहे हैं ना, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए सोडियम लिखा गया, सोडियम का मतलब कि 11, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और नियान का होता है 10। तो अगर बढ़ना चाहिए ना, परमाणु संख्या में वृद्धि होनी चाहिए बाईं ओर से दाईं जाने पर, ये तो घट रहा है, उल्टा आ रहे हैं। अब यहाँ पर बेरिलियम लिखा गया है, मतलब कि बेरिलियम का अगर परमाणु क्रमांक देखें तो 4 होता है और बोरान का 5 होता है, इसमें बढ़ रहा है, 4 से 5 की ओर जा रहे हैं, तो बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं, परमाणु संख्या में वृद्धि हो रही है, तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चौथे में लिखा गया है कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 20 और क्लोरीन का होता है 17, तो ये भी घट रहा है। इसका मतलब बाईं ओर से दाईं ओर नहीं जा रहे हैं, दाईं ओर से बाईं ओर आ रहे हैं। तो हमसे पूछा गया था बढ़ने का क्रम, तो हम सही करेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा। अब एक बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हम क्या करेंगे। ये मैंने आपको जब रेलवे ग्रुप डी की सीरीज चलाई थी तो उसमें ढेर सारे इस प्रकार के क्वेश्चन कराए थे, और आपको याद होगा कि सांद्र अम्ल है मतलब कि गाढ़ा कोई अम्ल है और आप उसे डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब फीका कर रहे हैं, उसे कुछ डालना है, आपको मिलाना है। तो अगर आप तनु कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तो इसकी विधि होती है, इसे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, हमेशा आपको याद हो जाएगी। ऑलवेज आपको हमेशा क्या करना है, ऐड एसिड टू वाटर, समझ गए। एसिड टू वाटर मतलब कि वाटर नीचे होना चाहिए, पानी आपका नीचे होना चाहिए और एसिड को आपको ऊपर से डालना है, समझ गए। ये उल्टा काम आपको नहीं करना। यहाँ पर देखिए गलत लिखा गया है ना, अंदर एसिड है और ऊपर से आपको वाटर नहीं डालना है। जब भी आपको डाइल्यूट करना है तो पानी मिलाना पड़ेगा आपको एसिड में। तो कैसे पानी मिलाएंगे, पानी में एसिड मिलाएंगे कि एसिड में पानी मिलाएंगे, यही आपसे पूछ रहे हैं। तो यदि आपने एसिड में पानी मिला दिया तो ये उसमें छेपी रिएक्शन होती है, इसमें ढेर सारी एनर्जी निकलती है। तो जैसे आप वाटर ऊपर से डालेंगे ना तो इसमें गर्मी उत्पन्न होगी और ये आपका जो एसिड है बहुत तेजी से ऊपर की ओर निकलेगा और आपके चेहरे में, आपके शरीर में घाव करके चला जाएगा, जला करके आपको चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि एसिड टू वाटर करना है, एसिड को ऊपर से डालना है पानी के अंदर। तो जब धीरे धीरे ये गिरेगा ना तो पानी की छींटें थोड़ा से इधर उधर आएंगी, लेकिन एसिड आपके चेहरे पर या आपके शरीर पर नहीं आएगा। ये हल्का हल्का पानी आपका ऊपर उठेगा, फिर ये डाइल्यूट आपका हो जाएगा। तो याद आपको रखना है, हमेशा आपको क्या करना है, पानी में सांद्र अम्ल मिलाना है। और रेलवे ने इसमें भी गलती कर दी है, देखिए सांद्र अम्ल में पानी, वाटर इनटू द कॉन्सेंट्रेट एसिड, सांद्र अम्ल में पानी, ये इसने गलत लिखा है। पानी में सांद्र अम्ल, मैंने आपको नीचे दिखाया ना चित्र, पानी में आपको सांद्र अम्ल जो है वो गिराना है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा। इसमें भी आपको सुधार करना है। ये क्वेश्चन तो रेलवे के 2-3 क्वेश्चन हमको जो इसमें मिले हैं वही आपके गलत आंसर में मिले हैं, तो इससे आप लोग सुधार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी रेलवे ने गलती कर दी है, इससे सही करके चलिएगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन मैं आपको छोड़ा नहीं रहा हूँ, वैसे छोड़ा देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ने गलती की है, फिर भी हम लोग इसे सही करके ही पढ़ेंगे। पानी में सांद्र अम्ल आपको मिलाना है। चित्र के माध्यम से भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया है ताकि एग्जाम तक आपको कोई भूले नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ में क्रिया नहीं करती है। तो जो धातुएं अब क्रियाशील नहीं हैं वही आपकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती। जैसे इसमें आपका दिया गया है चांदी, चांदी बहुत ही कम अभिक्रियाशील है, तो ये ऑक्सीजन से क्रिया किसी भी तापमान पर नहीं करती हैं। सोना दे सकता था ऑप्शन में, प्लेटिनम दे सकता है, तो ये सभी धातुएं जो हैं आपकी
किसी प्रकार से ऑक्सीजन O2 से क्रिया नहीं करती, टंगस्टन भी आपकी होगी, ये भी नहीं करती है। सीसा, एल्युमिनियम, जस्ता ये क्रिया आपकी कर लेती हैं, लेकिन जो मैंने आपको 3-4 बताई है किसी भी तापमान पर O2 से क्रिया नहीं करती हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 20 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है और 20 जूल का कार्य होता है, तो बल और विस्थापन के बीच में कोण आपसे पूछा जा रहा है। तो कोण अभी तक नहीं पूछा गया था सेटों में, लेकिन आज के सेट में कोण पूछा गया है। तो देखिए कार्य का फार्मूला हमने आपको बताया ही था, W बराबर F इंटू एस, और कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा लिख लेंगे। कॉस थीटा 90 हो जाता था तो कार्य शून्य हो जाता था। अभी वैल्यू आपको निकालनी है कि कितनी वैल्यू होगी। ये बात तो सही है कि अगर 20 जूल का कार्य हो रहा है तो कॉस थीटा 90 तो नहीं होगा, कितना होगा निकाल लेते हैं। 20 जूल आपको वर्क तो दिया ही गया है, साथ में फोर्स आपको 20 न्यूटन का दिया गया है, विस्थापन 2 दिया गया है, तो विस्थापन को रख लीजिए, कॉस थीटा रख लीजिए। 20 से 20 कट जाएगा, 2 है इधर तो 1/2 आ जाएगा, ये कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। अब बताइए कि कॉस में किसकी वैल्यू जो है 1/2 के बराबर होती है। तो 1/2 जो होता है कॉस में, कॉस 60 की वैल्यू होती है, और इसको बराबर कर देते हैं कॉस थीटा के। तो यहाँ पर से कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो 60 डिग्री आ जाएगी। तो उन दोनों के बीच में जो कोण होगा बल और विस्थापन का वो 60 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वनडे एग्जाम क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया कि मेगास्थनीज भारत में आने वाला शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था, ये आपको बताना है। तो मेगास्थनीज से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि ये किस देश से आया था, किसका ये राजदूत था। तो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। और सेलुकस निकेटर को किसने हराया था? जिसके दरबार में आया था चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को हराया था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था। इनकी एक पुस्तक है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, इंडिका। इसे भी आपको याद करके चलना है। तो ठीक है, यहाँ तक हमने आपको 27 क्वेश्चन कराए हैं, और मेरी आशा है कि आप इन 27 प्रश्नों में अगर आप लोग कम से कम 21 से 22 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं तो आपका स्कोर अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर भी किया करिए। हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था NH3 वाला, इसे भी आप लोग बताने का प्रयास करेगा। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का आपको अनुपात बताना था, और बहुत लोग बता सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे 15 जो हैं LP एंड टेक्निकल की सीरीज हमने आपको कराई है, और ये सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और खासकर इसमें हम लोग साइंस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो जीके क्वेश्चन मिल जा रहे हैं उनको भी डिस्कस कर रहे हैं, ताकि अन्य एग्जामों की भी आपकी तैयारी हो सके। और पिछले बार तो LP एंड टेक्नीशियन में आपकी जीके से भी क्वेश्चन आपके बने थे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रश्न में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कह सकते हैं। वीडियो को शेयर किया करिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। अपना स्कोर कार्ड बताइएगा, इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा, और ये जो प्रश्न हमने आपसे ये पूछा था NH3 वाला, इसे भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।